कर्म क्या है? गौतम बुद्ध की दुखी रहने वालों के लिए प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, इस ज्ञान से भरी गौतम बुद्ध की नैतिक कहानी में आपका स्वागत है। आप कर्म करते हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? क्या आपका कर्म कर्म है या फिर दुष्कर्म है? सही कर्म का ही सही फल मिलता है, लेकिन सही कर्म करें कैसे? सही कर्म होता क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आप यह समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने यह प्रश्न किया कि हे भगवान, कर्म क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने सुनाया कर्म की कहानी, राजा और दुकानदार की चंदन की लकड़ी। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपनी मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों न हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी न हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों के वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी की रखी रह जाएंगी तो? दुकानदार ने गुस्से भाव में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगे, कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से जरूर खरीदने आते चंदन की लकड़ी। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया।
मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राजदरबार चला आया। राजदरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघे तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए तथा बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राजदरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं, और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राजदरबार को चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। विचार ही हमारे कर्म होते हैं। गौतम बुद्ध ने कर्म का पाठ पढ़ाया। किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द है, किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान की खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत है तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा जिससे हम सुखी रहेंगे। कर्म क्या है कहानी से हमें आज क्या ज्ञान मिला? इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे
निष्पाप रहेंगे तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा किया हुआ सही कर्म होगा। जब सही कर्म होगा तो सही परिणाम मिलेगा, जिसके वजह से हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिया गया फैसला भी गलत होगा और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है, और उन्हीं दुष्कर्म के वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। अकेले लड़ने की ताकत। नमस्कार दोस्तों, इस ज्ञान से भरी नैतिक कहानी अकेले लड़ने की ताकत में आपका स्वागत है। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई मार्गदर्शक करने वाला। उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपने आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने लिया निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। इंसान की कमजोरी। प्रेरक कहानी में आपका स्वागत है। यह एक मुख्य चरित्र की कहानी है जो अपनी कमजोरी से लड़ता है और खुद को विजयी साबित करता है। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही कमजोर था और इसकी वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनना पड़ता था। अपनी कमजोरी के कारण विजय आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेलकूद या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नकार दी जाती थीं। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी विजय के पास आया और उसे देखकर समझ गया कि विजय के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। यह आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उसने विजय को यह बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इसे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया।
वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल करने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की चोटी छू ली। इस कहानी से हमें यह बात सिखाई जाती है कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कमजोरी का महत्व कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।